जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने रजिस्टर कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लेवल 2 है। एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू किया गया था। यहाँ पर दिया है 26 जनवरी 1950 संविधान जो है पूरे देश में लागू हुआ था। पूरे देश में लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया था संविधान को। और विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 26 नवंबर 1949, जो कि यह अपनाया गया था भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के रियासतों को एकीकृत करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। सरदार पटेल ने कई 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधा था। कितने रियासतें थीं उस समय? 562 रियासतें थीं। 562 रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधा था। और एक कुशल प्रशासक होने के कारण कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें लौह पुरुष के रूप में भी याद करता है। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर दिया है फोर्थ ऑप्शन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष से संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें तथा स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कौन कार्य करता है? तो वह है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कार्य करती है। समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो विषय केंद्र व राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, और इसलिए समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद व राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पीछे एक क्वेश्चन में बताया गया। भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति को प्रारूप समिति कहा जाता है, प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। थर्ड ऑप्शन राइट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे मसौदा समिति में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? बुरहान उल मुल्क, मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, अलीवर्दी खान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो वह है मुर्शिद कुली खान। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मुर्शिद कुली खान। 18वीं सदी में मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के राज्यपाल थे और उस समय राज्यपाल ही सभी राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक पहलुओं पर फैसला लेते थे और मुर्शिद कुली खान ने अपनी योग्य प्रबंधन क्षमता के द्वारा बंगाल को समृद्धि के शिखर पर तक पहुंचाया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग। 1849 में लॉर्ड कैनिंग की घोषणा के पश्चात बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारियों को ऐतिहासिक लाल किला छोड़ना पड़ा और शहर के बाहर जाना पड़ा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी।
तो वह कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। इसके ठीक 5 साल बाद लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। कब बनाया था? तो वह 13 फरवरी 1856। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो वह है नाना साहेब। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नाना साहेब। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोह का संचालन नाना साहेब के नेतृत्व में ही हुआ था। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने ही किया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी, तो वह होगा किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, और यह विधि कारखाने की यात्रा सिखाने पढ़ाने के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चे पर्यायोगी के रूप में अध्ययन कर सकते हैं और कारखाने की यात्रा आयोजित करने से पहले यात्रा की योजना बनानी चाहिए ताकि विषय वस्तु से संबंधित कारखाने से संपर्क किया जा सके। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडुसैट से क्या अभिप्राय है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, खोजा गया एक नया ग्रह। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में के बीच पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एडुसैट क्या है? तो यह एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। एडुसैट एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है और भारत ने अपने पहले शिक्षा उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया जिसका नाम एडुसैट रखा गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? रविदास, मीराबाई, कबीर, गुरु नानक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो वह है कबीरदास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कबीर। पंचवाड़ी और बीजक में महान हस्ती कबीर के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे और ये जो है निर्गुण काव्यधारा के संत थे, निर्गुण काव्यधारा के संत थे। थर्ड ऑप्शन राइट है, कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा का एक भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? गुप्त काल, गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? यह कृति है राष्ट्रकूट काल की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रकूट काल। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है वह राष्ट्रकूट काल की कृति है। एलोरा हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिरों की श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा गुफा जो है यह है हिंदू, बौद्ध और जैन, हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिरों की श्रृंखला के लिए यह प्रसिद्ध है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रकूट काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? सेवा समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? वह है ब्रह्म समाज। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता है। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है और ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के प्रवर्तक यानी संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के प्रवर्तक थे। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना की थी और यही आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। पहले इसकी स्थापना हुई थी 1815 में जिसका नाम था आत्मीय सभा। आगे चलकर 1828 में इसी का नाम बदलकर ब्रह्म समाज नाम रखा गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ब्रह्म समाज, जिसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदिदर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायुयान, वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वात दिदर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वह है वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वायु दिशा। वात दिग्दर्शी का प्रयोग वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है। वात दिग्दर्शी हवा की दिशा दिखाने वाला यह एक यंत्र है।
हवा की दिशा दिखाने वाला यह एक यंत्र है। हवा की दिशा दिखाने वाला यह एक यंत्र है। दिखाने वाला एक यंत्र है और इसका प्रयोग वात दिग्दर्शी का उपयोग पायलटों द्वारा हवा की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वायु दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, यही क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो वह है बाह्य वायुमंडल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल को दो उपमंडलों में बांटा गया है। इसके दो उपमंडल हैं। पहला जो है आयन मंडल, पहला जो है आयन मंडल, दूसरा जो है आपतन मंडल, दूसरा है आपतन मंडल। दो उपमंडल हैं, आयन मंडल, आपतन मंडल। वायुमंडल की बाह्य वायुमंडल परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। बाह्य वायुमंडल को पुनः दो उपमंडलों में बांटा गया है, आयन मंडल और आपतन मंडल में विभाजित किया गया है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन को एक बारी मैप के माध्यम से समझते हैं, फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर दिया गया है वायुमंडल की परतें। सबसे नीचे का परत जो है क्षोभ मंडल, जो कि इसकी ऊंचाई है धरती से 0 से 12 किलोमीटर। इसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल की विशेषता है वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल है। सबसे सुरक्षित मंडल वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल है। मध्य मंडल की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए उल्का पिंड दिया गया है। उल्का पिंड मध्य मंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। यह सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा गया था, किस मंडल में उल्का पिंड प्रवेश करते जलने लगते हैं? तो वह है मध्य मंडल। इसके बाद है तापमंडल, सबसे बाहरी मंडल जो है बाह्य मंडल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन फोर्थ। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।